वेलकम टू लेट्स एजुकेट में आप सभी का स्वागत है। हम एक बार फिर आपके सामने आपकी मदद करने के लिए हाजिर हुए हैं। आपके लिए हम लेके आए हैं अकाउंट क्लर्क के लिए रिवीजन सीरीज़। अकाउंट क्लर्क के लिए देखिए, जिसको हम लेखा लिपिक भी कहते हैं। ठीक है, आप सभी को पता है कि जो एग्ज़ाम है उसकी एग्ज़ाम डेट आ गई है, एडमिट कार्ड आ चुके हैं। तो एग्ज़ाम डेट वो अभी कंफर्म है 27 सितंबर। ठीक है, और इसको एग्ज़ाम होगा, आज है 15 सितंबर। तो हमारे पास अप्रोक्स 5 और 12 दिन हैं प्रिपेयर करने के लिए। तो हम इन 12 दिन को कैसे यूटिलाइज़ करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हम क्या करेंगे, आपके लिए डेली जो है अकाउंट्स की वीडियो लेके आएंगे। डेली अकाउंट्स की वीडियो आपके लिए आएगी, और ये रोज़ शाम को आएगी। 8 से 10 भी हो जाता है, कई बार 11 भी, 8 से 11 के बीच में आएगी। तो ये आप इसको देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके लिए हम आपसे कोई फ़ीस नहीं ले रहे। पहले हम ये सिर्फ उनको देते थे जिन्होंने क्लास ली है, लेकिन अभी हम ये आप सबके लिए फ्री में देंगे, आपकी प्रैक्टिस कराएंगे, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो जाए। और इसके साथ साथ हम आपकी कंप्यूटर के भी कुछ क्वेश्चंस की वीडियो बना के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन पे आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और आप एक कमेंट सेक्शन में लिख ये ज़रूर बताना कि आपको कौन सा टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट लगता है या टफ़ लगता है। हम कोशिश करेंगे हम आपके लिए उस पर वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करें, चाहे वो कंप्यूटर में हो या अकाउंट्स में हो। अकाउंट्स का हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस आपका जो है वो कवर कर ले हम। देखिए, होता क्या है कि बच्चे कहते हैं सर आप अकाउंट्स के क्वेश्चंस दे दो। ठीक है, और वो क्या करते हैं, वो क्वेश्चंस को याद करके चले जाते हैं और वो क्वेश्चंस फिर आते नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चंस की बजाय सबसे बढ़िया आप क्या कीजिए, जो हमारी जैसे रिवीजन वीडियो थी, हमने जो 4 से 5 रिवीजन वीडियो पहले बनाई थी असिस्टेंट अकाउंटेंट के एग्ज़ाम में, उसमें बहुत क्वेश्चन थे जो रिवीजन वीडियो अगर आपने ढंग से की होगी तो आप उसे बहुत आसानी से कर लोगे। ठीक है, रेक्टिफिकेशन के भी इतने टफ क्वेश्चन आप बहुत आसानी से समझाए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें आपका बेस्ट तरीका है कि आप रिवीजन करो क्वेश्चन, चाहे फिर उस एक बार आपने टॉपिक समझ लिया, फिर चाहे उससे कोई भी क्वेश्चन आए आप बहुत आसानी से कर लोगे उसको। ठीक है, कुछ क्वेश्चन होते हैं, यूपीएससी है, अनएक्सपेक्टेड आपको एग्ज़ाम देगा, वो घुमाएगा आपको क्वेश्चन को। तो वो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो ही आप करोगे। आप कितने भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करेगा, लैंग्वेज चेंज करेगा, आप वहीं पे ख़त्म हो जाओगे, वहीं पे कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपको ना सबसे मेन चीज़ है वो है आपको कंसेप्ट बिल्ड करना, और वो हम कोशिश करेंगे कि इन रिवीजन वीडियो में आप क्या कर सकें। देखिए, रिवीजन वीडियो का मतलब मैं आपको हर टॉपिक या हर वो तो डिटेल में समझा नहीं सकता, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, सिर्फ 12 दिन बचे हैं। लेकिन हाँ, मैं कोशिश करूँगा जितने से ज़्यादा हो सके वो आपके लिए प्रोवाइड करूँ। ठीक है, और हम थोड़ा फास्ट तरीके से भी इसको समझेंगे, और कुछ टॉपिक के साथ साथ हम क्वेश्चन भी साथ में ही करेंगे। ठीक है, और आपको पता ही है। और हाँ, एक मेन चीज़, जो यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट का एग्ज़ाम अभी हो चुका है, और अभी यही है कि सितंबर लास्ट तक या फिर अक्टूबर फर्स्ट वीक में इसके जो ए की 240 वैकेंसी आएगी। इसके लिए हमने अपना बैच स्टार्ट करने की अभी जल्दी स्टार्ट होगा। ये अभी डेट फिक्स नहीं हुई है, लेकिन इसके जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो जो स्टार्ट है रजिस्ट्रेशन, अभी आपको डिस्काउंट अगर लेना है वो पेड बैच होगा। ये जो बैच होगा वो पेड बैच होगा आपका। इसमें हम 2 सब्जेक्ट का मेन है, एक अकाउंट्स ऑडिट टैक्स, सेकंड है आपका कंप्यूटर ओ लेवल। ठीक है, अकाउंट्स ऑडिट टैक्स में ये तीनों एक सब्जेक्ट का एक इसका बैच होगा। ये तो कंप्यूटर का हम कोशिश करेंगे आपको फ्री में यूट्यूब पे ही प्रोवाइड करें, इसका आपका पेड बैच होगा।
ठीक है। आपको अगर डिस्काउंट लेना है तो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उस पर जाइए और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जितना भी है अपनी डिटेल का एक फॉर्म है वहाँ पे, आप फॉर्म को फिल कर दीजिए। जो स्टार्टिंग के ऐसे कुछ 20-30 या फिर हम जितने भी वो अप्रोक्स होगा उतने बच्चे होंगे, सिर्फ उन्हीं को डिस्काउंट मिलेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन कीजिए, जल्दी से जल्दी कीजिए, तभी आपको डिस्काउंट यहाँ पे मिलेगा। ठीक है। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। हम आज यही टॉपिक करेंगे, जो अकाउंटिंग का बेसिक है हम वो सीखेंगे। देखिए अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि अकाउंटिंग वर्ड जो है वो कहाँ से आया। अकाउंटिंग वर्ड जो आया वो आया फ्रेंच वर्ड अकाउंट से। ठीक है, फ्रेंच वर्ड आया अकाउंट्स, जिसका मतलब होता है अकाउंट। अब ये फ्रेंच वर्ड कहाँ से आया, ये आया लैटिन वर्ड से जो होता है कंप्यूटर्स, जिसका मीनिंग होता है कैलकुलेशन। तो अगर क्वेश्चन आता है कि अकाउंटिंग किस वर्ड से आया, तो आप सबसे पहले आपको बताना है कि लैटिन में जो वर्ड है वो है कंप्यूटर्स। ठीक है, जिसका मीनिंग होता है कैलकुलेशन। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं क्योंकि ऑडिट में आपने सुना होगा एक क्वेश्चन आया था कि ऑडिट वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ है। नहीं, उसमें यह था कि ऑडिट वर्ड जो है वो डिराइव हुआ है ओडायर से, जिसका मीनिंग है, इनमें से वो दिए ऑप्शन दिए हुए थे जिसमें से उसका मीनिंग करेक्ट ऑप्शन था वो था हियर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। लेटिन वर्ड था कंप्यूटर्स, जिससे बना इसका मतलब होता है कैलकुलेशन। कंप्यूटर्स से बना अकाउंट और अकाउंट से बना अकाउंटिंग, अकाउंट। ठीक है, ये इसकी डेरिवेशन। अब बात करते हैं हिस्ट्री की। देखिए सबसे पहले जो अकाउंटिंग मिला वो मिला एक बेबीलोना सिटी है, जिसमें अकाउंटिंग का, इसको सिटी ऑफ कॉमर्स भी कहा जाता है। यहाँ से अकाउंटिंग की शुरुआत हुई थी। यहाँ पे क्या करते थे, जो मजदूर काम करते थे उनको वेजेस और टैक्सेस, जो सैलरीज दी जाती थी, उनके लिए एक जो क्ले टेबल होती थी उसमें यूज़ होता था अकाउंटिंग। एक ऐसे क्ले की टेबल होती थी, उसमें वो चिन्ह बनाते थे साइंस के थ्रू, जिसको अकाउंटिंग में वो यूज़ करते थे। इंडिया, देखिए इंडिया में कहाँ पे हुई, इंडिया में जो आचार्य चाणक्य हैं उनकी एक बुक थी अर्थशास्त्र, उसमें एक पार्ट था अकाउंटिंग का। ठीक है, उसमें एक पार्ट था अकाउंटिंग का, वो आचार्य चाणक्य की बुक थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये थी बेबीलोना की जो मेन वो थी। यहाँ पे देखिए ये जो सिंबल्स होते हैं ये एक टाइप के अकाउंटिंग है। ये ऐसे सिंबल्स होते थे, मान लीजिए इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि 100 होगा, इसका 50 होगा, इसका 10 होगा, ऐसे इस टाइप से उनकी अकाउंटिंग होती थी। ठीक है, अब बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री में अकाउंटिंग कहाँ से शुरुआत हुई, तो आपको पता है बेबीलोना सिटी थी, लेकिन जो मेन आता है जिन्हें फादर ऑफ अकाउंटिंग कहा जाता है वो है लूका पेशियोली। लूका पेशियोली जो इटालियन एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी सुमा दी अर्थमेटिका। सुमा दी अर्थमेटिका इनकी एक मैथ की बुक थी। वो एक उसमें एक चैप्टर था पर्टिकुलर जी कंपेटिस, ये तो नहीं आएगा आपका, लेकिन ये आ सकता है कि लूका पेशोली की जो बुक है वो क्या है, वो है सुमा दी अर्थमेटिका। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, हु इज़ द फादर नोन एज फादर ऑफ अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, तो वो है लूका पेशियोली। लूका पेशियोली ने जो ये बुक लिखी थी इसमें इसने कुछ वर्ड यूज़ किए थे। उसमें एक सेगमेंट था अलग से जिसमें अकाउंट से रिलेटेड वर्ड थे, जिसमें डबल एंट्री सिस्टम, जो डबल एंट्री सिस्टम और बुक कीपिंग होता है वो इन्होंने इसमें मेंशन किया था। और इसमें जो वर्ड थे वो यूज़ किए थे डेबिट और क्रेडिट, ये ऐसे वर्ड इन्होंने यूज़ किए थे। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आराम से आपका बन सकता है। देखिए ये वो बुक है सुमा दी अर्थमेटिका, पहले ऐसे लिखी जाती थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रांजैक्शन क्या होता है। देखिए अकाउंटिंग क्या है ये समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि ट्रांजैक्शन एंड इवेंट क्या होता है। ट्रांजैक्शन क्या है, देखिए बिजनेस परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट और एन एग्रीमेंट, मतलब कोई भी हम बिजनेस का कोई एक एक्ट करते हैं वो उसको हम कहते हैं, लेन देन करते हैं उसको हम कहते हैं ट्रांजैक्शन। कोई भी ट्रांजैक्शन, हमने किसी को पैसे दिए, किसी से पैसे लिए, ये एक ट्रांजैक्शन होता है। हिंदी में इसको क्या है, लेन देन को एक व्यवसाय किसी कार्य का निष्पादन
अथवा एक ठहराव के रूप में बोध करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यानी कि ट्रांजैक्शन क्या हुआ, हमने किसी को पैसे दिए, लेन देन किया, किसी के साथ भी लेन देन किया, उसको हम कहेंगे ट्रांजैक्शन। ठीक है। फिर आता है इवेंट। क्या होता है, देखिए इवेंट जो है वो रिजल्ट होता है। क्या होता है, इवेंट है रिजल्ट। किसी भी घटना या लेन देन के परिणाम स्वरूप घटित हुए परिणामों के रूप में प्रयोग किया जाता है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ ट्रांजैक्शन। देखिए कोई भी एक इवेंट होता है वो क्या होता है, एक रिजल्ट होगा। मान लीजिए आपके पास 10 रुपये थे, 10 की आपने 5 का उसमें से सामान खरीद लिया, तो जो 5 का आपका सामान खरीदा वो क्या हो गया, वो आपका ट्रांजैक्शन हो गया। और जो फिर 5 कितने बच गए, 5 बच गए, वो आपका एक इवेंट हो गया। ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक इंडिविजुअल है, उसने गुड परचेज किए, 1 लाख के उसने गुड परचेज किए, एंड 1 20 के उसने उसमें से कुछ गुड्स बेच दिए, सभी गुड्स बेच दिए। कितने का प्रॉफिट आया, 20,000 रुपये का उसको प्रॉफिट हो गया। 1 लाख के खरीदे, 1 20 के बेच दिए। ठीक है। देखिए कहता है अर्निंग ऑफ 32,000 सरप्लस। क्या है अर्निंग, अर्निंग ये इसका क्या है, सरप्लस है। सरप्लस मतलब प्रॉफिट। प्रॉफिट ये क्या है, ये एक रिजल्ट है कि भाई इतना मेरे को बचा। ठीक है। ये एक रिजल्ट है। तो एक रिजल्ट क्या होता है, ये रिजल्ट होता है आपका इवेंट। परचेज और सेल ऑफ गुड ऑफ क्या है, ये हो जाएगा आपका ट्रांजैक्शन, यानी कि लेन देन। आपने खरीदा, आपने बेचा, तो ये हो गया आपका लेन देन। और जो रिजल्ट आता है वो होता है आपका ट्रांजैक्शन, वो इवेंट, ट्रांजैक्शन। ठीक है। एक और एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। सेंट्रल गवर्नमेंट है, देखिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उसके पास पैसे कैसे आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो टैक्स लेती है। ठीक है। यहाँ आप देख रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट जो है आपसे टैक्स लेगी। खर्चा क्या करेगी, वो अपने सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को पैसा देगी, सैलरीज देगी, उनको सैलरीज दी जाती है। ठीक है। या रोड बना रही है, उस पर खर्च किया जाता है। जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उन सब पे गवर्नमेंट खर्च करती है। ठीक है। अब जो ये रेजिंग मनी थ्रू वेरियस सोर्स है, इनकम टैक्स, जीएसटी या फिर और भी ऑप्शंस होते हैं, बॉन्ड इशू कर देती है, ये सब, इससे जो पैसा आता है ये क्या है, ये होता है आपका ट्रांजैक्शन। पैसा लेना और स्पेंड करना क्या होता है, ट्रांजैक्शन। टैक्स लेना और एक्सपेंडिचर, ये एक तरह का आपका ट्रांजैक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है। अब उसके बाद गवर्नमेंट का देखिए टैक्स, पैसा ज़्यादा आ गया, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया, पैसा आपका कम आया, तो ये क्या हो गया, एक तरीके से डेफिसिट हो गया। डेफिसिट और सरप्लस, सरप्लस मतलब प्रॉफिट होता है आपका। ठीक है। डेफिसिट मतलब आपका लॉस होता है। तो ये जो सरप्लस और डेफिसिट बचते हैं गवर्नमेंट के एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, ये क्या है, ये एक इवेंट है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांजैक्शन क्या होता है और इवेंट उसका रिजल्ट होता है। ठीक है। अब बात करते हैं अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग जो सबसे पहले इंस्टीट्यूट है वो है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। इसने एक बहुत पहले डेफिनेशन दी थी, और ये डेफिनेशन हर उसमें, मतलब आप कह सकते हो सबसे मेन डेफिनेशन यही मानी जाती है, ये कंप्लीट डेफिनेशन आपकी मानी जाती है। ये कहती है कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, यहाँ पे ध्यान देना, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर in terms of money, transaction, event, which are in part at least of finance character and interpreting the result thereof। देखिए जो रिकॉर्डिंग, अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है एक, किस चीज़ का, रिकॉर्डिंग का। इसमें स्टेप हैं, स्टेप 1 2 3 4 5, उसमें वो प्रोसेस वाइज ही चलेंगे। देखिए सबसे पहले रिकॉर्डिंग है, क्या होता है, रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसको क्लासीफाई, अलग अलग उसमें बांटा जाता है, फिर उसकी एक समरी बना के दी जाती है, एक सिग्निफिकेंट मैनर, एक प्रॉपर तरीके से। इस डेफिनेशन से भी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है वो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, ऐसे कुछ पूछ सकता है। ठीक है। इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन इवेंट विच आर इन टर्म्स ऑफ मनी, अकाउंटिंग को याद रखना है आपने, हमेशा मनी की टर्म्स में किया जाता है, मनी के अलावा नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन शायद उसमें आया था, पहले आ चुका है क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा हम अकाउंटिंग पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करेंगे। उसमें एक क्वेश्चन था कि
एम्प्लॉय ने स्ट्राइक कर दी, हाँ यूपी, उसमें कॉन्सेप्ट में आता है यूपीएससी में, ईपीएफओ में एक क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, कि वो थी स्ट्राइक बाय एम्प्लॉय। स्ट्राइक बाय एम्प्लॉय, एम्प्लॉय ने स्ट्राइक कर दी, तो ये ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि ये मनी की टर्म में है। ये इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन यूपीएससी ईपीएफओ के उसमें एग्जाम में आया था। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है अकाउंटिंग देयरफॉर डिफाइन एज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, कम्युनिकेटिंग द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन ऑफ इवेंट। ठीक है, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, ये मैंने बता ही दिया आपको, जो एट लीस्ट इन पार्ट ऑफ एट लीस्ट फाइनेंशियल कैरेक्टर के होंगे, और लास्ट में उसका रिजल्ट बता दिया जाएगा। नेक्स्ट, प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग। देखिए अकाउंटिंग का प्रोसीजर ये स्टार्ट होता है। ठीक है, अकाउंटिंग के प्रोसीजर कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से आप समझिए। देखिए सबसे पहले आप, एक ट्रांजैक्शन होता है, लेन देन, आप यहाँ पे सेल परचेज या कोई भी ट्रांजैक्शन आप करते हो, ठीक है, उसको हम करते हैं सबसे पहले रिकॉर्ड। ट्रांजैक्शन को हम करेंगे रिकॉर्ड, किसमें, जर्नलाइज करेंगे। ठीक है, फिर उसको करेंगे हम क्लासीफाई। ठीक है, तो ये पूरा अकाउंटिंग की एक साइकिल है। तो पहले एक देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उसको करते हैं रिकॉर्ड। उसको हम अपनी बुक्स में ट्रांजैक्शन को हम सबसे पहले रिकॉर्ड करेंगे। जो रिकॉर्ड किया जाता है वो किया जाता है जर्नल में। जर्नल एंट्री, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ये भी एक यूपीएससी ईपीएफओ का क्वेश्चन था एग्जाम में, कि कौन सी बुक सबसे पहले ट्रांजैक्शन कहाँ रिकॉर्ड होता है, उसमें ऑप्शन दिए गए थे आपके, तो उसमें जर्नल था। नेक्स्ट होता है क्लासीफाइंग, फिर उसको हम क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई का मतलब हम उसको अलग अलग अकाउंट में पोस्ट करते हैं, तो ये रेवेन्यू नेचर का है, ये कैपिटल नेचर का है, ये इस अकाउंट में जाएगा, ये सेल्स है, ये ऐसे हम इसको क्लासीफाई करेंगे। उसके बाद हम उसको करेंगे एक समराइज। समराइज हम करते हैं ट्रायल बैलेंस में, हम उन सब की एक समरी बना लेंगे, अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस निकाल के उसकी समरी बना लेंगे। फिर हम उसको करेंगे एनालाइज। एनालाइज करेंगे, एनालाइज कैसे करेंगे, एनालाइज हम करेंगे जैसे उसमें हम प्रॉफिट देखेंगे, आपका जो प्रॉफिट है, ठीक है, प्रॉफिट निकालेंगे, रेशियोज निकालेंगे, आपका कैश फ्लो चेक करेंगे। ठीक है, उसके बाद लास्ट हम इंटरप्रिटिंग, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम आपका बैलेंस शीट, P&L बना के लास्ट में रिजल्ट उसको हम कम्युनिकेट करेंगे। तो ये सारा एक प्रोसेस है। ठीक है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। ठीक है, यहाँ पे देखिए ट्रांजैक्शन हुआ, ट्रांजैक्शन के बाद हमने उसे जर्नल में रिकॉर्ड कर लिया, जर्नल में के बाद हमने उसके पोस्टिंग और बैलेंसिंग कर दी, फिर उसको ट्रायल बैलेंस में समराइजिंग कर दी हमने उसकी, फिर हमने ट्रेडिंग और अकाउंट बनाया, उसके बाद हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, फिर लास्ट में बैलेंस शीट बनाई, और लास्ट में हम उसको क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, देखिए मैं बताता हूँ। एक तो ये आ गया आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज, स्टार्टिंग में क्या होता है, तो उसमें एक ये आता है कि अकाउंटिंग का लास्ट स्टेप क्या होता है, तो वो याद रखना आपको, अकाउंटिंग का लास्ट स्टेप कम्युनिकेशन होता है, पहला स्टेप आपका रिकॉर्डिंग होता है। इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। ये जो अकाउंटिंग हम कर रहे हैं ये किसके लिए कर रहे हैं, भाई कोई कुछ तो कारण होगा जिसके लिए हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, हम ऐसे तो है नहीं कि ऐसे ही बस अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो ये इसके दो तरह के यूज़र होते हैं। इंटरनल यूज़र वो होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं, और एक्सटर्नल जो बाहर के लोग होते हैं, लेकिन उन्हें उसमें इंटरेस्ट होता है कंपनी में। ठीक है, सबसे पहले आता है इंटरनल यूज़र। इंटरनल यूज़र कौन होते हैं, इंटरनल यूज़र अंदर के लोग होते हैं, जैसे बिजनेस का ओनर। सबसे पहले जो मेन यूज़र होता है वो होता है बिजनेस का ओनर। फिर आता है चीफ एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल ऑफिसर, वाइस प्रेसिडेंट, जितने भी मतलब मैनेजमेंट के लोग होते हैं, ये सब आपके मैनेजमेंट के लोग हैं, ये सब आपके इंटरनल यूज़र होते हैं। ये किस लिए, इनको क्या चाहिए, इंटरनल यूज़र ये होते हैं, भाई देखिए ओनर ये चाहेगा भाई प्रॉफिट आ रहा है या नहीं आ रहा, एग्जीक्यूटिव फाइनेंशियल ऑफिसर ये चाहेंगे कि भाई जो हमने पॉलिसीज़ लागू की हैं उनका कुछ फ़ायदा हो रहा है हमें या नहीं हो रहा, कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है।
स्टोर मैनेजर देखेगा भाई स्टोर में सामान ठीक है या नहीं है, उनकी कंडीशन कैसी है। ऐसे ही हर ऑफिसर अपने अपने उसकी मतलब रखता है। एम्प्लॉयज़ क्या देखेंगे, एम्प्लॉयज़ देखेंगे भाई कंपनी की ठीक है, हमें सैलरी मिल जाएगी टाइम पे या नहीं मिलेगी, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सटर्नल यूज़र। एक्सटर्नल यूज़र में सबसे पहले आता है शेयर होल्डर। शेयर होल्डर ने शेयर खरीदे होते हैं। शेयर होल्डर वो होते हैं जो मालिक होता है, ओनर होता है, वो शेयर होल्डर होता है। क्योंकि इन्होंने शेयर खरीदे हैं, पैसा लगाया है कंपनी में, तो ये देखना चाहेंगे कि क्या कंपनी प्रॉफिट में है या नहीं है, क्या हमें डिविडेंड मिल पाएगा शेयर पे। क्योंकि अगर कंपनी लॉस में होगी तो डिविडेंड आपको नहीं मिलेगा। फिर बात करते हैं क्रेडिटर। क्रेडिटर ये देखते हैं भाई हमने कंपनी को सामान बेचा था, अब सामान कंपनी क्या हमारे पैसे दे पाएगी या नहीं दे पाएगी, ठीक है। डिवेंचर होल्डर क्या हमें इंटरेस्ट में ये चेक करते हैं कि क्या इनको इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। टैक्स अथॉरिटी, टैक्स अथॉरिटीज ये चेक करती हैं भाई कंपनी ने प्रॉपर टैक्स दिया या नहीं दिया। ये गवर्नमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ये सब ये चेक करती है भाई कंपनी की, भाई ऐसा तो नहीं है कंपनी ने जानबूझ के लॉस दिखा दिया हो, इसकी फंक्शनिंग कैसी है। ये टैक्स अथॉरिटी ये देखती है कि भाई टैक्स रेगुलरली पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे। गवर्नमेंट ये देखती है कंपनी कुछ ऐसा काम तो नहीं कर रही जो गलत हो, जिससे पब्लिक को नुकसान हो, या कंपनी सही से चल रही है या नहीं चल रही, ठीक है। तो ये सब अपने अपने सबके मोटिव होते हैं जिनके लिए ये कंपनी की बैलेंस शीट और P&L देखते हैं, इसीलिए इन सबको इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से कौन सा इंटरनल यूज़र है और कौन सा एक्सटर्नल यूज़र है। अब बात करते हैं ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग की। ये भी एक क्वेश्चन आता है ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें अकाउंटिंग की मेन तो 3 है लेकिन अभी 5 ब्रांच मानी जाती है। कितनी? 5। अकाउंटिंग की जो ब्रांच है वो है 5, जिसमें सबसे पहला आता है फाइनेंस अकाउंटिंग, जो फाइनेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देता है। जैसे P&L एंड बैलेंस शीट ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, P&L एंड बैलेंस शीट। कीपिंग अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट। जितने भी फाइनेंस से रिलेटेड मैटर हैं, जैसे बजट हो गया, ये हो गया कि भाई कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति कैसी है, प्रॉफिट है, लॉस है, वो सब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आता है। उसके बाद होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देखिए जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है वो होती है मैनेजमेंट के लिए, जो ज़्यादातर इंटरनल यूज़र के लिए होती है। भाई एक ओनर है कंपनी का, वही चाहेगा भाई हमारी जो मैनेजमेंट है वो ये चाहेगी क्या प्रोडक्शन कॉस्ट ठीक है, मतलब क्या जो हमने पॉलिसीज़ लागू की थी वो काम कर रही है या नहीं कर रही, क्या बिजनेस में जो फंक्शंस हैं वो हमने डिसाइड किए थे या पॉलिसी प्लान लागू किए थे, क्या वो सही से लागू हुए हैं, ठीक है। क्या बिजनेस की अगर परफॉर्मेंस खराब जा रही है या बिल्कुल बेकार हो रही है, तो उसके लिए वो देख के उसको स्टेप्स लेंगे, ठीक है। तो ये जो मैनेजमेंट रिलेटेड डिसीजंस होते हैं वो होते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसी के लिए यूज़ की जाती है फॉर डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बिजनेस ऑपरेशन, ठीक है। ये इंटरनल में लगभग आती है। उसके बाद आती है कॉस्ट अकाउंटिंग। देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो एक प्रोडक्ट या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ज़्यादा यूज़ करती है। क्यों? क्योंकि ये चेक करती है भाई जो इसका मेन पर्पज़ होता है वो है प्रोडक्ट की असली कॉस्ट जानना। मान लीजिए कंपनी नया प्रोडक्ट बना रही है, तो वो इससे ये जानना चाहेगी कि भाई क्या हम इसकी कॉस्ट कितनी रखें, मार्केट डिमांड कितनी है, हम कितनी इसकी कॉस्ट रख सकते हैं, कितना हम इस पे कितना हमारा कॉस्ट खर्चा हुआ है और उस पर हम कितना प्रॉफिट लेके इसकी कॉस्ट रख सकते हैं। तो इसका जो मेन मोटिव होता है वो होता है कॉस्ट कंट्रोलिंग, कॉस्ट को कंट्रोल करना, ठीक है। तो ये हो गया कॉस्ट अकाउंटिंग। फिर अब बात करते हैं हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ये जो 2 नई फॉर्म है ये आजकल लेटेस्ट है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग देखी होगी आपने, एक नाम सुना होगा CSR, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये एक ऐसी अकाउंटिंग है जो कंसर्न्ड है कि भाई क्या एंड जो बिजनेस है या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सोसाइटी को क्या बेनिफिट दे रही है। देखिए आपने कहीं देखा होगा जहाँ बड़ी कंपनियाँ होती हैं उसके आसपास का गार्डन जो है वो मेंटेन करके रखती है, और उस पर वहाँ पे वो कई जगह बड़े बड़े गार्डन है और वहाँ पे एक बैनर लगा होता है कि दिस गार्डन इज मेंटेन बाय
दिस कंपनी, या फिर ये स्टेशन है, आजकल मेट्रो स्टेशंस भी दे चुके हैं कहीं, तो ये मेट्रो स्टेशन इस कंपनी के द्वारा अब मेंटेन किया जाता है। तो ये इसीलिए होता है ताकि सोसाइटी को कंपनी बेनिफिट दे। जैसे एक रिलायंस इंडस्ट्री है जहाँ वो लगी हुई है, उसके चारों तरफ आसपास का एरिया जो है वो रिलायंस इंडस्ट्री ही मेंटेन करती है, उसके पैसे वही देती है, ठीक है। पार्क्स वगैरह होते हैं वो बनाते हैं। तो ये जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उससे रिलेटेड जो अकाउंटिंग होती है, भाई कोई ऐसा प्रोडक्ट तो नहीं बना दिया कंपनी ने जिसका बाय प्रोडक्ट, मान लीजिए कंपनी कुछ बना रही है, उससे कुछ ऐसा गंदा पदार्थ निकला जिसने पूरा वातावरण दूषित कर दिया, ठीक है। ये सब जो अकाउंटिंग होती है अनडिजायरेबल बाय प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसका कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है, वेस्ट का। तो ये सब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपकी, वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के अंदर आती है। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स, देखिए जो बिजनेस है वो ह्यूमन के ऊपर टिका हुआ है, तो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग जो है वो मेनली एम्प्लॉयज से रिलेटेड होती है, कि भाई क्या आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है उसका आप पूरी तरीके से इस्तेमाल कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे, क्या आप उनका ध्यान रख पा रहे हो या नहीं रख पा रहे, आपने जो ह्यूमन में इन्वेस्टमेंट की है वो क्या आपको उसका रिटर्न मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो वो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग कहलाती है। तो यहाँ पे 5 पार्ट है, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है वो आपको 4 ऑप्शन देगा, 4 में से एक अकाउंटिंग का पार्ट नहीं होगा, ज़्यादातर वो बुक कीपिंग दे देता है, और 3 अकाउंटिंग दे के पार्ट दे देगा, और फिर आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन अकाउंटिंग का है, ठीक है। फिर आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। देखिए अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है सबसे पहले सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उनका एक सिस्टमेटिक सिस्टम अच्छे तरीके से, मतलब एक सिस्टम के तहत वो रिकॉर्ड रखना। दूसरा है असर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज, जो बिजनेस एंटरप्राइज है उसका प्रॉफिट एंड लॉस आपको असर्टेन करना है। फिर असर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन, जब हम सब रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे तो हम ये देख पाएंगे कि हमारी बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन टू वेरियस स्टेक होल्डर फॉर देयर रिक्वायरमेंट, जो स्टेक होल्डर हैं यानी कि जो यूज़र हैं, जो वेरियस यूज़र हैं एक्सटर्नल वाले, उनको हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। फिर प्रोटेक्ट प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंटरप्राइज, जो एंटरप्राइज है अगर हमारी प्रॉपर्टी की लिस्ट होगी हमारे पास क्या प्रॉपर्टी है तो हम उनको अच्छी तरीके से मेंटेन कर पाएंगे, ठीक है। और लास्ट में सॉल्वेंसी एंड लिक्विडिटी पोजीशन। सॉल्वेंसी एंड लिक्विडिटी का मतलब होता है आपकी कंगाली, कंगाल तो नहीं हो गई कंपनी, ये चेक करने के लिए भी हमें पता लगता है भाई लॉस पे लॉस हो जा रहे हैं तो कंगाली हो जाओगे एक दिन। उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। देखिए अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहले सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांस, ये तो अभी देखा ही आपने, फिर से आ गया ये, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग हो चुका है। उसके बाद आता है बुक कीपिंग। देखिए बुक कीपिंग क्या है, बुक कीपिंग जो है वो जो अकाउंटिंग के स्टार्टिंग के दो प्रोसेस के 2 स्टेप होते हैं, यानी कि रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग, इसको कहते हैं बुक कीपिंग। मतलब ये 2 स्टेप जो होते हैं ना, ट्रांजैक्शन देखा उसको रिकॉर्ड कर लिया अकाउंट में, इतना होता है बुक कीपिंग। यानी कि इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं बुक को मेंटेन करना, बुक बनाना, बुक कीपिंग। नॉर्मल सी बुक अकाउंट जो होते हैं जर्नल, और उसमें फिर पोस्ट करना, ये होती है बुक कीपिंग। फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है भाई, बुक कीपिंग से आगे अकाउंटिंग होती है, जहाँ बुक कीपिंग खत्म होती है वहाँ से अकाउंटिंग शुरू होती है। ये एक इसी का ही पार्ट है, अकाउंटिंग का ही पार्ट है बुक कीपिंग, लेकिन ये स्टार्टिंग पार्ट है, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस कई बार पूछा जाता है। देखिए इट इज़ कंसर्न विद रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग ऑफ द बिजनेस, सिर्फ रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग है। उसके बाद समराइजिंग एनालाइजिंग, और ये होता है रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग एनालाइजिंग इंटरप्रिटिंग एंड फाइनेंशियल डाटा। तो यानी कि रिकॉर्डिंग भी है क्लासिफाइंग भी है, ये इसी का ही पार्ट है, ये हम कह सकते हैं पार्ट ऑफ अकाउंटिंग है, ठीक है। क्वेश्चन है कि ये पार्ट ऑफ अकाउंटिंग है या नहीं है, तो ये पार्ट ऑफ अकाउंटिंग है। उसके बाद आता है बुक कीपिंग इज अ प्राइमरी स्टेज इन अकाउंटिंग, ये प्राइमरी स्टेज है, शुरुआती स्टेज है। बेस फॉर अकाउंटिंग, जब तक रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करेंगे तब तक अकाउंटिंग क्या कर लेंगे, तो पहले बुक कीपिंग होती है फिर अकाउंटिंग होती है। अपार्ट फ्रॉम प्राइमरी स्टेज इट इंक्लूड सेकेंडरी स्टेज, और ये सेकेंडरी स्टेज है, आगे का काम अकाउंटिंग में होता है। ये रूटीन और क्लर्क नेचर का काम है,
ये एनालिटिकल नेचर का है क्योंकि इसमें बैलेंस शीट एंड पीएनएल और रेशियो एनालिसिस होता है। ठीक है, बेसिक नॉलेज चाहिए इसको करने के लिए, इसको थोड़ी और थ्रो नॉलेज चाहिए। एनालिटिकल स्किल इसमें नहीं चाहिए, इसमें एनालिटिकल स्किल मतलब थोड़ी और जानकारी आपको होनी चाहिए, ये नॉर्मल आदमी भी कर लेगा, क्लर्क लेवल का आदमी यहाँ तक काम करता है। ठीक है, इसके बाद आता है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। देखिए 3 तरह की अकाउंटिंग होती है, कैश बेसिस पे, अक्रूवल बेसिस पे और मिक्स्ड और हाइब्रिड बेसिस पे। देखिए कैश बेसिस पे मतलब ये ज़्यादातर सोल प्रोप्राइटर या इंडिविजुअल्स करते हैं। कैश बेसिस का मतलब होता है कैश, पैसा आया, रिसिप्ट और पेमेंट, जो काम होगा नगद में होगा, यानी कि नगद में होगा, आज नगद कल उधार। ठीक है, तो यहाँ पे जो सारा काम होता है वो होता है कैश में। कैश आया तो एंट्री करेंगे, कैश नहीं आया तो एंट्री नहीं करेंगे, चाहे उधार माल आपने दिया हो। ठीक है, ये होता है कैश बेसिस। अक्रूवल बेसिस क्या होता है? अक्रूवल बेसिस होता है मतलब नगद और उधार दोनों, नगद एवं उधार। ठीक है, इसमें आपका, इसमें क्या होता है, इसमें देखिए रिसिप्ट, जब रिसिप्ट हो जाए हम तब नहीं करेंगे, इसमें तब करेंगे जब हमें लगे भाई हाँ ये हो चुका है, यानी कि अक्रूड हो या ड्यू हो चुका है। अक्रूड ड्यू यानी कि मान लीजिए हमने किसी को सामान बेच दिया, उसने पैसे अभी नहीं दिए तो क्रेडिट पे बेच दिया। ठीक है, वो कह रहा था कि भाई 10 दिन बाद दूंगा, तो लेकिन हम उससे हमारी लेनदारी तो बन चुकी है ना, इसलिए वो अक्रूवल बेसिस पे आएगा। ठीक है, यानी कि क्रेडिट प्लस कैश। ठीक है, तो यानी कि इसमें जो हम एक्सपेंसेस और वो तब तक तब बुक कर लेते हैं जब हम उधार पे हैं, या फिर हमें लगता है कि हाँ हमारा एक्सपेंस है वो हो चुका है, भले ही हमें पेमेंट कल करनी हो। जैसे टेलीफोन, आप बिजली का बिल है वो आज आ चुका है, आपको एक महीने के अंदर जमा करना है, तो वो आपकी अक्रूवल बेसिस पे है क्योंकि हमारी देनदारी बन चुकी है, हमें जमा करना ही करना है। ठीक है, अब मिक्स्ड और हाइब्रिडेड इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब ये है कि इसमें जो रेवेन्यू है वो हम तब करेंगे जब वो आ जाए, और जो एक्सपेंस है वो हम तब करेंगे अक्रूवल बेसिस पे, और रेवेन्यू आपका करेंगे हम कैश बेसिस पे। दोनों का मिक्सचर है। ठीक है, उसके बाद कुछ टर्मिनोलॉजी है जो शायद आपको पता ही होगी। भाई डेटर क्या होता है? जिसको हमें पैसे लेने होते हैं या देने होते हैं, जिसको हमें पैसे, जो हमें पैसे देगा। और क्रेडिटर क्या होता है? जिसको हम पैसे देंगे, हमें, हम देंगे, वो क्रेडिटर हो गया, आपका डेटर हो गया। और सेल्स पता ही है आपका, रेवेन्यू आपका जो प्रॉफिट होता है वो होता है। तो बेसिक टर्म लगभग आप सभी को, कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो ये लगभग आपको सभी आती ही होगी। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं आज से रिलेटेड। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन, इनमें से क्या बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है? देखिए बोट फर्नीचर ऑफ 10,000 का हमने फर्नीचर खरीदा, किसके लिए? बिजनेस के लिए। सैलरी दी 5,000 की। फीस पेड सन फीस फ्रॉम हर पर्सनल बैंक अकाउंट, पर्सनल बैंक अकाउंट से फीस दे दी, सन की फीस दी बिजनेस अकाउंट से। देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है आपका, वो आता है आपका बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी के कंसेप्ट वो कहता है कि बिजनेस और ओनर, बिजनेस और ओनर दोनों अलग अलग है, दोनों अलग है। ठीक है, अगर ओनर ने बिजनेस में कैपिटल लगाई है तो वो अलग है, वो हमारे लिए बिजनेस के लिए एक लोन है, वो उसकी कैपिटल नहीं है, मतलब है उसी की, लेकिन हमें बिजनेस को वो वापस करनी है।
ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ये, क्योंकि पेड सन की फीस कर दी वो बिजनेस अकाउंट से कर दी, किससे कर दी, बिजनेस अकाउंट से, जबकि वो पर्सनल अकाउंट से यहाँ पे करनी थी। ठीक है, क्योंकि वो उसका पर्सनल खर्चा है, वो बिजनेस का खर्चा नहीं है, इसलिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन डी होगा। विच इज द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग, देखिए ये क्वेश्चन आ गया, लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग एज पर प्रोसेस। यहाँ पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, वो है यहाँ पे आजकल जो क्वेश्चन आए थे असिस्टेंट अकाउंटेंट के, उसमें इन्होंने घुमा दिया था क्योंकि उन्होंने वर्ड डाला था इनकरेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, तो यहाँ पे इनकरेक्ट या नोट का आप खास ध्यान रखना है। विच ऑफ द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, यहाँ पे बोल सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसेस, लास्ट प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे लास्ट प्रोसेस क्या है, कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। Which qualitative characteristic of accounting information is reflected when accounting information is clearly presented? देखिए ये जो अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशंस होती हैं उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, तो उसमें से एक अंडरस्टैंडेबिलिटी, रिलीवेंस, कंपैटिबिलिटी या रिलायबिलिटी। देखिए अंडरस्टैंडेबिलिटी होती है कि वो आपको समझ में आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। ऐसी तो हो कोई इन्फॉर्मेशन आई है और आप जो समझ ही ना पाए, क्या फ़ायदा उसकी इन्फॉर्मेशन का। ठीक है, ठीक है। कंपेरेबिलिटी होती है आपकी, आप प्रीवियस ईयर या फिर किसी अदर सेम इंडस्ट्री से आप कंपेयर कर सकें, ऐसी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो आप किसी से कंपेयर कर सकें। ठीक है, रिलायबल मतलब आप उस पर भरोसा कर सकें, मतलब फेक इंफॉर्मेशन ना हो। और रेलिवेंस मतलब टाइम पर अवेलेबल हो, ऐसा नहीं है कि इंफॉर्मेशन इस महीने की आ रही है 3 महीने बाद। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा, कैरेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन इज रिफ्लेक्टेड व्हेन अकाउंटिंग इज क्लियरली प्रेजेंटेड, सही तरीके से अगर प्रेजेंट की है तो वो समझने लायक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अंडरस्टैंडेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश वाज द रूट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम। देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम ये याद कर लीजिए, स्टुअर्डशिप अकाउंटिंग होती थी उसका एक पार्ट है। ठीक है, गवर्नमेंट रेज फंड थ्रू टैक्सेस एंड स्पेंड ऑन वेरियस डेवलपमेंट एक्टिविटी, गवर्नमेंट ने फंड लिया टैक्सेस के थ्रू और स्पेंड किया डेवलपमेंट एक्टिविटी। द डेफिसिट और सरप्लस एट द एंड, अभी बताया था मैंने कि जो डेफिसिट और सरप्लस है वो क्या है, आपका रिजल्ट है। रिजल्ट क्या होता है, आपका इवेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रेलिवेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर टैक्सेशन अथॉरिटी, ये यूजर्स होते हैं। टैक्सेशन अथॉरिटी क्या होते हैं, आपके एक्सटर्नल यूजर होते हैं। ठीक है, और इनके लिए सबसे ज़्यादा भैया टैक्स से रिलेटेड मैटर देखेंगे तो टैक्स किस पे लगाते हैं, टैक्स लगाते हैं आप प्रॉफिट पे, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रॉफिट जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, इनमें से मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, नहीं है। ठीक है, ये वर्ड यहाँ पे गलत है, मतलब ये ऐसा वर्ड आ सकता है, तो यहाँ पे कई बार ऑप्शन में ऐसा भी दे सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन ये आपका ऑब्जेक्टिव है। फिर आता है असरटेनमेंट ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी, ये भी ऑब्जेक्टिव है। असरटेनमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन, ये भी फाइनेंशियल पोजीशन का पता करना, प्रॉफिट है बताना या रिकॉर्डिंग करना। सॉल्विंग टैक्स डिस्प्यूट विद टैक्स अथॉरिटी, देखिए ये अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है। प्राइमरी हो सकता है लेकिन मेन नहीं है। क्यों, क्योंकि हम नहीं चाहते, ज़रूरी थोड़ा टैक्स डिस्प्यूट हो, अगर टैक्स डिस्प्यूट ही ना हुआ तो फिर ये थोड़ा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन डी आएगा। उसके बाद क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, इनमें से सब फील्ड नहीं है, तो यहाँ पे मैनेजमेंट, कॉस्ट, बुक कीपिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका बुक कीपिंग, क्योंकि ये तीनों हैं। और इसके अलावा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग और ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ठीक है, द मेन पर्पज ऑफ अकाउंटिंग इज टू गिव अ, जो अकाउंटिंग का मेन पर्पज होता है वो होता है आपका ट्रू एंड फेयर व्यू देना। ठीक है,
करेक्ट ऑप्शन ये है। बाइस्ड व्यू मतलब किसी से इन्फ्लुएंस होके आप गलत व्यू दे रहे हो, ये ऑप्शन नहीं होगा। इनएडुकेट नहीं होगा। फाइनेंशियल, फाइनेंशियल व्यू दे सकता है लेकिन नॉन फाइनेंशियल भी तो देगा, इसलिए यहाँ पे ट्रू एंड फेयर व्यू करेक्ट है। आफ्टर सेल ऑफ गुड ऑफ 35,000 मिस्टर अमित वॉज लेफ्ट विद क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 15। देखिए मिस्टर अमित है, उन्होंने 35,000 की सेल कर दी तो क्लोजिंग स्टॉक बच गया 15,000। तो ये क्या है? देखिए मैंने बताया था ये पूछा है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्या है? एक एंड रिजल्ट है। रिजल्ट है, जहाँ भी आपको रिजल्ट दिखे वो आप इवेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इंटरनल यूजर। यहाँ पे भी आप ध्यान से वर्ड देखें क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं वो आपके यहीं पे दिक्कत करेंगे। नॉट एन इंटरनल यूजर, इनमें से कौन एक इंटरनल यूजर नहीं है? देखिए मैनेजर जो है वो कंपनी का होता है इसलिए वो इंटरनल यूजर है। एम्प्लॉय ये भी इंटरनल यूजर है। क्रेडिटर जो है वो इंटरनल यूजर नहीं है। शेयर होल्डर वो है इम्पोर्टेंट, वो इंटरनल यूजर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड एंड फोर्थ। प्रो फाउंडर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। प्रो फाउंडर मतलब इसको किसने डेवलप किया था, किसने फाउंड किया था? तो जे.आर. बाटली बाई लूका पेसियोली। तो ये मैंने आपको बताया था, जहाँ भी लूका पेसियोली दिखे बस आपको टिक मार देना है। ठीक है, अब देखते हैं। तो ये आज हमने एक शॉर्ट वीडियो बनाई है जिसमें हमने आज अकाउंटिंग का जो बेसिक है वो हमने यहाँ पे देखा। तो हमने यहाँ पे इसका बेसिक सीखा आज। अकाउंटिंग का तो इसमें हमने कुछ क्वेश्चन किए, बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब कल क्या करेंगे? देखिए मैं आपसे चाहूँगा कि आप भी थोड़ा पढ़ के आएँ। ठीक है, उससे क्या होगा, मैं रिवीजन कराऊंगा तो और अच्छे से आपको रिवाइज हो जाएगा। कल हम कोशिश करेंगे एक तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जितने भी जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, ये आप सबको पढ़ के आना है। फिर हम करेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट। टाइप्स ऑफ अकाउंट जिसमें रियल, नॉमिनल और पर्सनल अकाउंट होते हैं। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंड अकाउंट्स, प्रिंसिपल, स्टैंडर्ड्स। ठीक है, और तीसरा हम करेंगे कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये 3 टॉपिक आप तैयार करें, इनमें से 2 या 3 के 3 हम कोशिश करेंगे कि हम कंप्लीट कर सकें। और ये क्लासेस आपके लिए फ्री हैं। बस हमारी आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों को हमारे साथ जोड़ें। और अगर आपको हमारी क्लास चाहिए, यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट का जो नया बैच है उसमें लेना है तो आप रजिस्टर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।